नमस्कार, सुप्रभात। आई न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त सुबह सवेरे का हो चुका है। बुलेटिन की शुरुआत एक अहम खबर के साथ कर लेते हैं। तो चुनाव आयोग ने मंगलवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में आयोग द्वारा जारी की गई एसआईआर मतदाता सूची में 82,74,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। राज्य चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कुल 5,74,06,143 निर्वाचकों में से 5,31,31,983 निर्वाचकों ने अपने गणना प्रपत्र जमा किए हैं। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की तो 27,34,817 नाम काटे गए हैं। 1,84,95,920 मतदाताओं के गणना प्रपत्र जमा किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ से 27,34,817 नाम काटे गए हैं। भोपाल से ही केवल आपको बता दें कि 4 लाख से ज्यादा नाम हटे हैं। रायपुर जिले की बात करें तो यहां से भी 5 लाख से ज्यादा नाम कटे हैं। 22 जनवरी तक आप अपनी दावा आपत्ति दे सकते हैं। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट कल जारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां से 42,74,000 वोटर हटाए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ से 27,34,817 नाम काटे गए हैं। तो 31,51,000 मतदाता परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंकड़े इतने क्यों बढ़े हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि एसआईआर से इतने ज्यादा तादाद में वोटर्स के नाम आखिर क्यों हटाए गए हैं, ये कारण भी आपको बता देते हैं। तो 2,76,961 मतदाता जो है वो डुप्लीकेट पाए गए हैं एसआईआर की प्रक्रिया में। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो लगभग 1,80,000 के आसपास वोटर के 2 जगह नाम दर्ज है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो मतलब ये भी डुप्लीकेट वोटर्स हैं जिनके नाम अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज है। मतलब एक ही नाम अलग अलग क्षेत्रों के वोटर लिस्ट में दर्ज है। ऐसे मतदाता 6,42,234 वोटर मृत पाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें मतलब इतने वोटर्स जो है वो मृत है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम इस लिस्ट से हटा दिए गए हैं। तो रायपुर जिले से ही 5 लाख से ज्यादा नाम कटे हैं। तो 19,13,540 वोटर शिफ्ट हुए हैं या अनुपस्थित रहे हैं। छत्तीसगढ़ की एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जो सूची जारी थी उसकी बात अगर करें तो पात्र व्यक्ति अपने दावा आपत्ति कर सकते हैं, दावा आपत्ति वो लगा सकते हैं। तो आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और भारतीय पासपोर्ट ये मान्य होंगे। आप दावा आपत्ति जब लगाएंगे तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको बता रहे हैं। आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या भारतीय पासपोर्ट, ये कुछ भी आप ला सकते हैं। 10वीं की मार्कशीट जिसमें जन्म तिथि हो। इधर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का मंगलवार शाम निधन हो गया। उन्होंने 89 साल की उम्र में अंतिम सांसें ली। उनके पुत्र शाश्वत शुक्ल ने बताया कि सांस लेने में तकलीफ होने के बाद विनोद कुमार शुक्ल को इस महीने की 2 तारीख को रायपुर एम्स में भर्ती कराया गया था। मंगलवार शाम करीब 4:48 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। शुक्ल के परिवार में उनकी पत्नी, बेटा शाश्वत और एक बेटी है। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का अंतिम संस्कार आज राजकीय सम्मान के साथ मारवाड़ी शमशान घाट में किया जाएगा। बता दें कि संवेदनशील लेखन और जादुई यथार्थ शैली के लिए पहचाने जाने वाले शुक्ल ने नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे जैसे उपन्यासों से विशेष पहचान बनाई। उनका जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। 89 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम साय ने दुख जताया है। तो नहीं रहे हैं साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल। सांस लेने में उनको तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जहां उन्होंने कल अंतिम सांस ली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम विष्णुदेव साय ने भी एक्स पर पोस्ट करके दुख जताया है। विनोद कुमार शुक्ल की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। मृत्यु इनकी 23 दिसंबर 2025 को ही। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, उपन्यासकार और कहानीकार थे। सादगी, संवेदना और वास्तविकता पर आधारित रचनाएं करते थे। प्रमुख कृतियां नौकर, इनकी प्रमुख कृतियां जो सबसे ज्यादा फेमस हुई थी, चर्चा में रही थी, वो है नौकर की कमीज। दीवार में एक खिड़की थी और नौकर की कमीज पर आपको बता दें कि एक फिल्म भी बनी है।
तो कविता संग्रह की अगर हम बात करें तो लगभग जय हिंद 1971 पहला संग्रह इसका आया। कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय आदि। और इनके सम्मान की बात करें कि इनको कौन कौन से सम्मान मिले हैं तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 पेन और नाबोकोव पुरस्कार 2023 में, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 में, हिंदी गौरव मुक्ति बोर्ड फेलोशिप के साथ कई सम्मान इन्हें मिले हैं। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर उनका हाल भी जाना था। ज्ञानपीठ से पुरस्कृत विनोद शुक्ला जी का आज निधन हुआ है। ये साहित्य के जगत में अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने साहित्य के जगत में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस गहन शोक को उनके परिवार को सहने की परमात्मा शक्ति प्रदान करें, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं। अगली खबर राजस्थान से, जहां के जालोर जिले में एक पंचायत के फैसले ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। चौधरी समाज सुधा माता पट्टी की पंचायत ने 15 गांवों की बहु बेटियों के लिए कैमरे वाले मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ये फैसला 26 जनवरी से लागू होगा। पंचायत के आदेश के अनुसार महिलाएं अब स्मार्टफोन की जगह केवल कीपैड फोन ही इस्तेमाल कर सकेंगी। सार्वजनिक समारोह, शादी विवाह और यहां तक कि पड़ोसी के घर जाते समय भी मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय रविवार को गाजीपुर गांव में हुई बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता 14 पट्टी के अध्यक्ष सुजना राम चौधरी ने की। पंच हिम्मत राम ने बताया कि यह प्रस्ताव देवाराम कारनौल पक्ष की ओर से रखा गया था, जिस पर चर्चा के बाद सहमति बनी। समाज अध्यक्ष ने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि महिलाओं के मोबाइल बच्चे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ता है। हालांकि पंचायत के इस फैसले के खिलाफ अब विरोध भी शुरू हो चुका है। तो 26 जनवरी से यह फैसला लागू होगा। तो किन गांवों में ये नियम लागू होगा आपको बता दें। साविधर, भीनमाल के हाथमी की धारणी घर भी लेकर नहीं जा सकती, जिसे समस्त सुंदापट्टी ने सहमति प्रदान की। आज दिनांक 21/12/2025 को सुंदापट्टी ओजना कड़बी सुंदापट्टी ओजना कड़बी चौधरी समाज की मीटिंग रखी गई, जिसकी अध्यक्षता श्री सुजनाराम जी गजीपुरा वालों की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। श्री देवाराम जी कारलो वालों ने प्रस्ताव रखा कि समाज में बहू व बेटियों के पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं रहेगा। मोबाइल फोन बिना कैमरा वाला जिससे बातचीत हो सके वह रख सकती है, जिसे सर्वसहमति से प्रस्ताव पास किया गया। पढ़ाई करने वाली लड़कियां पढ़ाई की जरूरत में अगर जरूरी लगे तो वो बच्ची घर आने के बाद मोबाइल अपने घर से बाहर नहीं ला सकती। शादी ब्याह या किसी भी प्रकार का सार्वजनिक समारोह में लेकर नहीं आ सकती। यहाँ तक कि पड़ोसी के घर भी लेकर नहीं जा सकती, जिसे समस्त सुंदापट्टी ने सहमति प्रदान की। इधर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 दिसंबर के कार्यक्रम से पहले 24 दिसंबर यानी कि आज ग्वालियर पहुंच रहे। अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार आज रात 9 बजे वे ग्वालियर पहुंचेंगे। गृह मंत्री के आवास और भोजन की व्यवस्था ताज उषा किरण पैलेस होटल में की गई है, जहां सुरक्षा व्यवस्था के खासे बंदोबस्त किए गए हैं। मौके का जायजा लिया है हमारे संवाददाता जावेद खान ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 25 दिसंबर के ग्वालियर दौरे के पहले से ग्वालियर चंबल संभाग में पूरी तैयारियां जोरों पर हैं और सबसे बड़ी बात है कि 24 दिसंबर को यानी एक दिन पूर्व गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंच जाएंगे और अटल जी के 101वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। उससे पहले 24 दिसंबर को रात के 9 बजे वो ग्वालियर पहुंचेंगे और ग्वालियर के इसी ताज उषा किरण पैलेस में यहाँ पर उनका रात्रि प्रवास है। रात के 9 बजे पहुंचेंगे। यहीं पर लंच और विश्राम की भी व्यवस्था उनकी की गई है और यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार कल से सर्चिंग कर रही हैं और सर्चिंग के दौरान यहाँ पर जो ताज उषा किरण पैलेस की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है और यहाँ पर आप अधिकारी और पुलिस और प्रशासन की टीम, चूँकि एक ये महल का एरिया है और यहाँ पर इस तरह की तैयारियां देखने को मिलती हैं। इस टीम ने यहाँ पर जायजा लिया है केंद्र सरकार की
अलग अलग एजेंसियां यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और जांच पड़ताल कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का दौरे को देखते हुए इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी लगातार बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ 2 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव ग्वालियर के मेला ग्राउंड में अपनी तरफ से यहाँ उसको लोकार्पित करेंगे और भूमि पूजन भी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि 25 दिसंबर को मेला ग्राउंड के कार्यक्रम में वो लगातार शामिल होंगे, लेकिन यहाँ पर उनका रात्रि प्रवास को देखते हुए जो उषाकरण की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उनके खान पान से लेकर सुरक्षा के सभी मापदंड पूरे किए जा रहे हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 दिसंबर को ग्वालियर प्रवास पर रहेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर MP ग्रोथ समिट मेला में गृह मंत्री शाह शामिल होंगे। ग्राउंड परिसर में आयोजन सम्मेलन और सभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में गृह मंत्री शाह 2 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव और कार्यों की घोषणा करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी का मौके से जायजा लिया है हमारे संवाददाता जावेद खान ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 25 दिसंबर के ग्वालियर दौरे के पहले से ग्वालियर चंबल संभाग में पूरी तैयारियां जोरों पर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 24 दिसंबर को यानी एक दिन पूर्व गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंच जाएंगे और अटल जी के 101वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। उससे पहले 24 दिसंबर को रात के 9 बजे वो ग्वालियर पहुंचेंगे और ग्वालियर के इसी ताज उषाकरण पैलेस में यहाँ पर उनका रात्रि प्रवास है। रात के 9 बजे पहुंचेंगे। यहीं पर लंच और विश्राम की भी व्यवस्था उनकी की गई है। और यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार कल से सर्चिंग कर रही हैं और सर्चिंग के दौरान यहाँ पर जो ताज उषाकरण पैलेस की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर आप अधिकारी और पुलिस और प्रशासन की टीम, चूँकि एक ये महल का एरिया है और यहाँ पर इस तरह की तैयारियां देखने को मिलती हैं। इस टीम ने यहाँ पर जायजा लिया है। केंद्र सरकार की अलग अलग एजेंसियां यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और जांच पड़ताल कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री का दौरे को देखते हुए इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी लगातार बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ 2 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव ग्वालियर के मेला ग्राउंड में अपनी तरफ से यहाँ उसको लोकार्पित करेंगे और भूमि पूजन भी होगा। और सबसे बड़ी बात है कि 25 दिसंबर को मेला ग्राउंड के कार्यक्रम में वो लगातार शामिल होंगे, लेकिन यहाँ पर उनका रात्रि प्रवास को देखते हुए जो उषाकरण की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। उनके खान पान से लेकर सुरक्षा के सभी मापदंड पूरे किए जा रहे हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। तो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर ग्वालियर के कमल सिंह बाग में एक अलग ही माहौल है। इसकी वजह है ग्वालियर के शिंदे की छावनी स्थित इस गली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक निवास, जहां 25 दिसंबर को अटल जी के जन्मदिन पर देश के गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। इसके लिए नगर निगम, जिला प्रशासन सहित सभी एजेंसियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। क्या है अटल जी के इस पैतृक निवास और मोहल्ले का हाल, जानने की कोशिश की हमारे ग्वालियर संवाददाता जावेद खान ने। हाँ, माननीय गृह मंत्री महोदय का कल यहाँ पे संभावित दौरा है, जिसमें ये माननीय पूर्व प्रधानमंत्री का जो आवास है यहाँ पर आने का प्रोग्राम है और यहाँ उनको वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके बाद मुख्य समारोह स्थल में जाएंगे। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती 25 दिसंबर को मनाई जा रही है। और लेकिन इस बार खास बात यह है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर 25 दिसंबर को आ रहे हैं और इसी दिन उनका जन्मदिन भी है अटल जी का। और ये ऐतिहासिक वही गली है कमल सिंह का बाग, शिंदे की छावनी, जहां पर आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और हर बार कुछ अटल जी का जन्म आता है तो कुछ ना कुछ नया होता है। और ये वही कमल सिंह का बाग है जहाँ पर कि अटल जी का जन्म और जो बालक जीवन जीता। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चेकिंग हो चुकी है। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर सुशील कटेरे जी हैं। सर, किस तरह की तैयारी हो रही है? अटल जी का जो 101वां जन्मदिन के लिए हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ पधार रहे हैं। उनके ये रोड का काम, पुताई का काम और सजावट का काम हमारा गतिशील है। अभी यहाँ पर कुछ रिहर्सल वगैरह भी की है, कुछ विशेष तैयारियाँ की है? नहीं, अभी पुलिस प्रशासन है इसका रिहर्सल करके चला गया है। अब बाकी इसका काम अभी गतिशील है।
फाइनल हो गया कि 25 दिसंबर को सुबह आएंगे, वो कितने बजे आएंगे, कोई टेंटेटिव टाइम? जी इसके बारे में सकते हैं, लेकिन है इनका मॉर्निंग का ही प्रोग्राम है। एक खास आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि जो अटल जी के नाम पर ये जन्मदिन वो लाइब्रेरी है, किस नाम पर है और क्या इतिहास है इसका, थोड़ा संक्षेप में? सर ये अटल जी का पैतृक निवास है, ये उनकी कर्मभूमि है ग्वालियर। यहाँ से ही उनका साहित्यिक और राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था और ये उनके पिताजी का घर है। पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी न्यास के नाम से उन्होंने एक ट्रस्ट बना के इसे डोनेट कर दिया है। यहाँ पर निःशुल्क एजुकेशन दी जाती है, कंप्यूटर की शिक्षा दी जाती है, वाचनालय है और लाइब्रेरी है बच्चों के पढ़ने के लिए। बच्चे स्वाध्याय करते हैं यहाँ बैठकर। कितने साल से संचालन? सर ये 97 से चल रहा है, निःशुल्क है जी। कितने बच्चे पास आउट हो गए? सर यहाँ पर हर साल 450-500 बच्चे पढ़कर निकलते हैं। तो ये स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जो लाइब्रेरी है, कृष्ण बिहारी वाजपेयी जो कि उनके पिता हुआ करते थे, उनका घर होता था, उसको एक लाइब्रेरी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। और इस कृष्ण जो शिंदे की छावनी जो कमल सिंह का बाग है, वो हर बार नया सुर्खियां बटोरता है। इस बार गृह मंत्री आने वाले हैं, सुरक्षा व्यवस्था पूरी मजबूत है और यहाँ पर भी एक अलग से उत्सव का माहौल है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वे आज रात ग्वालियर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन के पदाधिकारियों के अलावा चुनिंदा मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। 25 दिसंबर को शाह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक निवास कमल सिंह का बाग शिंदे छावनी जाकर उन्हें पुष्पांजलि देंगे। फिर व्यापार मेला परिसर में अभ्युदय MP ग्रोथ समिट में भी शामिल होंगे। कल 24 और 25 को जो VVIP शेड्यूल विजिट है, उसके जो VIP प्रोटोकॉल्स हैं, जयपुर सिक्योरिटी है, उसके मुताबिक सारे वेन्यूज पे इंतजाम लगाए गए हैं। आम नागरिकों को असुविधा ना हो उसके लिए आज ही हमने ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान जारी किए हैं। कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए जो लोग भी आ रहे हैं उनके लिए प्रॉपर पार्किंग की गई है। कोशिश ये की गई है कोई व्यक्ति 25 दिसंबर को हमारा ग्वालियर का गौरव दिवस होता है और बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस दिन अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ कॉन्क्लेव का जो स्टेट लेवल कार्यक्रम है वो ग्वालियर में होना निश्चित हुआ है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे होम मिनिस्टर सर आदरणीय अमित शाह सर आएंगे और हमारे ऑनरेबल CM सर भी रहेंगे, अन्य भी गणमान्य अतिथिगण रहेंगे। अगली खबर अब नागदा से, जहां की बेटी रितिका दीपेश शर्मा ने यूनिवर्सिटी टॉप कर गोल्ड मेडल हासिल किया। नगर की होनहार बेटी रितिका दीपेश शर्मा ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में टॉप कर नागदा का नाम रोशन किया है। रितिका शर्मा प्रारंभ से ही मेधावी छात्रा रही हैं। उनके इस उपलब्धि पर परिवारजनों, गुरुजनों एवं नगरवासियों में हर्ष है। यूँ तो नागदा शहर के अंदर राजनेता, कलाकार, कई लोगों ने अपने नाम रोशन किए और कई बेटों ने और भी नए नाम रोशन किए। नागदा शहर की एक रितिका नाम शर्मा बेटी ने चंडीगढ़ में इंजीनियरिंग IT के अंदर फर्स्ट रैंक प्राप्त की एवं गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। रितिका से हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की और कौन उनके गाइडेंस रहे, क्या उनको परेशानी आई थी या किस तरीके उनको गाइडेंस करने के लिए बैठे थे। रितिका, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो इसमें कि आपने इतना अच्छा गोल्ड मेडल प्राप्त किया और किसने आपको इतना प्रेरित किया और किस तरीके से आप कहाँ तक मुकाम पे पहुँचे? सबसे बड़ी प्रेरणा तो मेरे मम्मी पापा ही थे, क्योंकि इतनी हिम्मत उन्होंने दिखाई कि पहली बार लड़की को घर से इतना दूर 1000 किलोमीटर दूर उन्होंने भेजा कि जा बेटा वहाँ पे पढ़ना। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं उनका नाम रोशन करूं। तो जी, मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे माता पिता ही रहे। किस तरीके से आप इतने किलोमीटर दूर शहर से अपने दूसरे राज्य में रहे, चंडीगढ़ राज्य में, क्या अनुभव थे आपके और किस तरीके से आपने पढ़ाई को फोकस किया था? शुरुआत में थोड़ी मुझे दिक्कतें हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश से निकल के पूरे दूसरे राज्य में जाना बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए, क्योंकि वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोग बहुत अलग होता है। जो मध्य प्रदेश है वहाँ से बहुत अलग लोग हैं वहाँ के। तो शुरुआती वक्त में मुझे थोड़ी दिक्कतें हुई, बट उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके
मैं एडजस्ट होने लगी और फिर सब कुछ सही चलता चला गया। यहाँ के कल्चर में वहाँ के कल्चर में कितना आपने एक्सपीरियंस किया और कितना अनुभव पाया वहाँ कल्चर कैसा किस तरह का? सबसे जो मैंने बड़ा डिफरेंस देखा वो ये था कि मध्य प्रदेश के लोग मुझे वहाँ मिले ही नहीं। मुझे वहाँ पे सब राज्यों के लोग मिले, बट मध्य प्रदेश के लोग मुझे बहुत कम मिले। और यहाँ के लोग थोड़े से ज़्यादा थोड़े फैमिलियर ज़्यादा है। थोड़ा वहाँ पे ऐसा होता है आपको कि आपको अपनी जगह बनानी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोग वेलकमिंग नहीं थे, बहुत अच्छे थे, बहुत उन लोगों ने एडजस्ट किया, बहुत मैंने एडजस्ट किया। पर ये है कि ये तो जैसे मेरा घर ही है, तो यहाँ तो मैं बहुत कंफर्टेबल थी, वहाँ मुझे थोड़ी सी दिक्कतें हुई थी। फैमिली हमारे साथ पीछे बैठी हुई है। हम रितिका शर्मा की उज्जवल भविष्य की कामना आई न्यूज़ चैनल की तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से करते हैं। रितिका बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद, और भी भविष्य में आगे बढ़े। INS न्यूज़ चैनल के राकेश कानून, नागदा दक्षिण जिला उज्जैन। तो इंदौर में अब क्रिसमस को लेकर विवाद शुरू हो गया है। हिंदू जागरण मंच ने क्रिसमस को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। हिंदू जागरण मंच ने स्कूलों और विभिन्न आयोजनों में बच्चों को सांता क्लॉज बनाए जाने को लेकर आपत्ति जताई है। संगठन का कहना है कि बिना माता पिता की अनुमति के बच्चों को सांता क्लॉज बनाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस मामले में मंच ने चेतावनी भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। 25 दिसंबर क्रिसमस पर अपन हर वर्ष देखते आते हैं कि स्कूलों में एवं अन्य जो कमर्शियल छोटे इवेंट होते हैं, इसमें नाबालिग बच्चों को जबरदस्ती बिगर उनके माता पिता के अनुमति के उन पे सांता क्लॉज की ये ड्रेस पहना दी जाती है, जोकर बना दिया जाता है और चॉकलेट और इसे प्रलोभन दिखाए जाते हैं। तो ये हमारी संस्कृति नहीं है, तो हम इसका विरोध करते हैं कि किसी भी नाबालिग बच्चे को जिसको किसी चीज की वेशभूषा की संस्कृति की जानकारी भी नहीं है, उसको ऐसी वेशभूषा नहीं पहनाया जाए। भारत एक सर्वधर्म समभाव का देश है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित या अतिवादी संगठन के नेता जब भी अन्य धर्मों के त्योहार आते हैं इस तरह की बयानबाजी करते हैं ताकि वातावरण खराब हो। अगर आपको किसी चीज से आपत्ति है तो संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं जो कि असंवैधानिक होती है, अमर्यादित होती है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।